आइए आज हम लोग थोड़ा संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। पहली बात है, संधि किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा जैसा जानते हो कि दो वर्णों के पास पास आने से उनमें जो विकार होता है, विकार का मतलब जो उसमें परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। और वे वर्ण स्वर हैं, व्यंजन हैं, विसर्ग हैं, ये मतलब नहीं, केवल जो उसमें परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि संधि कितने प्रकार की है, संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि या अच संधि, व्यंजन संधि या हल संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि या अच संधि, अच क्या है आप समझते होंगे, तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। कैसे? हमने आपको माहेश्वर सूत्र बताया है, उसमें प्रत्याहार बताया है, तो जिसे अच प्रत्याहार है। अब अच स्वर संधि या अच, तो अब सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 1 से लेकर के 4 तक देखेंगे। ई ओड़ रिलिक एवं ए औंच है ना। चौथा सूत्र क्या है? ए औच। तो अब अगर पहले सूत्र का पहला वर्ण लें और चौथे सूत्र का अंतिम वर्ण, तो हुआ अच। तो इसमें 1 से लेकर के 4 तक जो वर्ण है वो स्वर वर्ण है, इसीलिए इसे हम अच संधि भी कहते हैं। तो लेकिन अब यहाँ सवाल है कि तुम्हारे पाठ्यक्रम में क्या है? तुम्हारे पाठ्यक्रम में व्यंजन संधि है, और जबकि हमने हल संधि, स्वर संधि पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, अच्छी तरह से बताया गया था। लेक्चर के द्वारा भी सैंपल वर्क बताया गया था, अभ्यास कराया गया था। लेकिन यहाँ हम लोग व्यंजन संधि को देखेंगे। तुम्हारे पाठ्यक्रम में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का ही अध्ययन करिएगा और उसके जो भेद है। तो व्यंजन संधि फिर है व्यंजन संधि या हल संधि, देख रहे हैं। नंबर 2 है व्यंजन संधि या हल संधि। यहाँ फिर बात आ गई कि हल क्या है, हल संधि क्यों कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहते हैं। अब फिर आप चले जाइए अपने माहेश्वर सूत्र पर, आप देखिए कि माहेश्वर सूत्र के ज्ञान से आपको कितना फायदा मिल रहा है। आपने उसमें हमने प्रत्याहार बताया था, फिर यहाँ प्रत्याहार की बात आ गई। अगर हल ढूंढना है, हल का मतलब क्या हुआ, जबकि 14वां सूत्र हल है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम देखते हैं तो माहेश्वर सूत्र को देखें तो सूत्र संख्या 5 से लेकर के सूत्र संख्या 14 तक है ना। है व्रत लड़ इमंगड़नम झब ये घड़ 10 जब गढ़ 10 खप छटताओ कपय सक सर हल, 14वां सूत्र हल है। तो सूत्र संख्या 5वें से लेकर के जो 14वां सूत्र है उसमें जो वर्ण है सभी व्यंजन वर्ण है व्रत है। और 14वें सूत्र का ल ले ले तो बनेगा हल प्रत्याहार। यानी व्यंजन संधि में जितने वर्ण हैं व्यंजन, सभी व्यंजन हैं, और उनकी संख्या कितनी है? 33। व्यंजनों की संख्या 33 है। तो इसीलिए हम व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि आपके पाठ्यक्रम में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है। तो व्यंजन संधि में अब आइए हम लोग आते हैं व्यंजन संधि पर, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसका अध्ययन करने के बाद हमें उसमें लाभ होगा। आइए हम उस पर चलते हैं। तो हम देखते हैं व्यंजन संधि या हल संधि। आप जान गए, समझ गए कि व्यंजन संधि या हल संधि, चाहे हल संधि कहें या व्यंजन संधि कहें, बात एक है। अब व्यंजन संधि क्या है, आप देखें कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि है क्या, कैसे हम समझ जाएंगे कि व्यंजन संधि है। तो सबके सूत्र हैं, परिभाषाएं हैं। 2 तरह के प्रश्न आते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है व्यंजन संधि किसे कहते हैं या व्यंजन संधि की परिभाषा बताइए, तो बातें दोनों एक ही है।
कोई अंतर नहीं है। अब अगर हम व्यंजन संधि को देखते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, तो है कि व्यंजन वर्ण या हल प्रत्याहार के बाद, देखिए आप फिर हल व्यंजन संधि को देखेंगे, फिर यहाँ हल आ गई, हल की बात आ गई, हल प्रत्याहार आ गया, फिर वही बात कि जो हल प्रत्याहार का मतलब है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण या हल प्रत्याहार के बाद जब किसी व्यंजन या स्वर वर्ण के आ जाने पर जो विकार होता है, यानी कि जब हल प्रत्याहार व्यंजन वर्ण के बाद जब कोई व्यंजन हो, व्यंजन का वर्ण हो या जो स्वर वर्ण हो, तो उनके आने पर जो उसमें परिवर्तन होता है, विकार का मतलब क्या है, जो परिवर्तन होता है, जो उसमें बदलाव आ जाता है, तब उसे व्यंजन संधि कहते हैं। समझ गए ना कि व्यंजन वर्ण या हल प्रत्याहार के बाद जब किसी व्यंजन या स्वर वर्ण के आ जाने पर जो उसमें परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में हमने लिया अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि सूत्र है इसका मो अनुस्वार, सूत्र है मो अनुस्वार, सूत्र अनुस्वार संधि, इसका सूत्र है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, सूत्र है मो अनुस्वार। मो अनुस्वार, देखिए आप देख रहे ना, या जो पूर्व रूप का चिन्ह है, ये जो यश की तरह दिखाई दे रहा है, अक्सर आप वर्णों में शब्दों के बीच में देखते हैं इस तरह से लिखा रहता है, इसको पूर्व रूप का चिन्ह, एक पूर्व रूप संधि भी है, उस पूर्व रूप का चिन्ह भी है। तो मो अनुस्वार, इसका उच्चारण अ की तरह होता है। इतना ध्यान रखेंगे, इतना अवश्य ध्यान रखेंगे। तो अब अनुस्वार संधि की परिभाषा क्या है, देखें, जब पदांत में म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तब म को अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का चिन्ह ये है बिंदी, है ना, अनुस्वार का चिन्ह ये है, कोई वर्ण लिख करके उसके ऊपर बिंदी लिख देते हैं, जैसे कोई शब्द है ना, म है बिंदी, ये क्या हुआ, इसे अनुस्वार कहते हैं। अब देखिए, जब ध्यान से समझ लेंगे, जब पदांत में म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तब म को अनुस्वार हो जाता है। इसको आगे हम उदाहरण से बता रहे हैं तुम्हें। जब पदांत में म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तब म को अनुस्वार हो जाता है, चिन्ह ये, तब अनुस्वार संधि होती है। लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन है, परिभाषा थोड़ी और बढ़ा दी गई है, क्या, परंतु जब म के बाद कोई स्वर आता है तब म स्वर वर्ण में मिलकर पूर्ण रूप ले लेता है ना। दूसरी बात इसमें क्या है अनुस्वार हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी, परंतु जब म के बाद कोई स्वर आ जाता है, व्यंजन है तो कोई बात नहीं है, तब तो वहाँ अनुस्वार हो जाएगा, लेकिन जब म के बाद कोई स्वर आता है तब वहाँ क्या होता है, स्वर जो म है स्वर वर्ण में मिलकर पूर्ण रूप ले लेता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से त्वम धन अपि, यहाँ त्वम म है लेकिन उसके बाद स्वर वर्ण आ गया, स्वर वर्ण है स्वर है, तो त्वम धन अपि, यहाँ त्वमपि हो गया ना। परिभाषा यही बता रही है कि म के बाद कोई स्वर आता है तब म स्वर वर्ण में मिलकर पूर्ण रूप ले लेता है। जैसे त्वम धन अपि, यहाँ त्वम म अनुस्वार है ना, म, और इसके बाद क्या है, है, तो यहाँ क्या हो गया, त्वमपि, यहाँ म पूरा हो गया, देख रहे हैं ना कि त्वमपि हो गया। अब देखिए, और इसके पहले जो है, जब पदांत में म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तब म को अनुस्वार हो जाता है। ये इसका उदाहरण आप देखिए, जैसे रामम, जैसे रामम धन वंदे, रामम धन वंदे। अगर देखें तो रामम धन वंदे,
अब यहाँ बराबर हो जाएगा रामम वंदे। देख रहे हैं ना, रामम वंदे, रामम धन वंदे हो जाएगा रामम वंदे। यहाँ म अनुस्वार देख रहे हैं ना, यहाँ अनुस्वार हो गया, म का क्या हुआ, अनुस्वार हो गया। और ये ये म अनुस्वार के रूप में आ गया कहाँ, देख रहे हैं बिंदी क्या है, ये अनुस्वार का चिन्ह है, ये अनुस्वार का चिन्ह है, रामम वंदे हो गया। और उदाहरण का देख ले, जैसे है गुरुम धन नमत, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गुरुम नमत, यहाँ गुरुम नमत हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने किताब से, पुस्तकों से और उदाहरण देख लेंगे, इतना जरूर देख लेंगे, समझ जाएंगे कि केवल हमें व्यंजन संधि के विषय में अध्ययन करना है। विसर्ग संधि के विषय में हम कल बताएंगे।